वेलकम बैक स्टूडेंट्स। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो कि बीकॉम का एक सब्जेक्ट है उसमें ब्रांच अकाउंटिंग है उसको आज स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ये एक लेंथी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके लिए मैं आपको पहले इसका थेरेटिकल बेस अंडरस्टैंड कराऊंगा। ये ब्रांच क्या होती है, ब्रांच की क्लासिफिकेशन क्या होती हैं, कौन कौन से मेथड या तरीके हैं इसके अकाउंटिंग करने के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रांचेस कौन सी हैं। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, तो हम स्टार्ट करते हैं इसके ब्रांच के मीनिंग से। तो गाइस, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपने नहीं किया हुआ। तो रेगुलरली मैं आपको सारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, जितना भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड है और यहाँ बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं उसकी वीडियोस आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रांच अकाउंटिंग। सो गाइज, ब्रांच में सबसे पहले ब्रांच का मीनिंग है ब्रांच इज दैट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इज कैरिंग आउट बिजनेस एक्टिविटी, जो बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करती है ऑन द बिहाफ ऑफ द पेरेंट बॉडी दैट इज हेड ऑफिस। तो ब्रांच, जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये एक शाखा है अपनी मुख्य किसी और इंस्टीट्यूशन की, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। तो इसका मतलब वो एक अपनी पेरेंट बॉडी, जिसको कि हम हेड ऑफिस बोल सकते हैं, उसके निर्देशों पे वो चलती है, उसके डायरेक्शंस पे वो चलती है, उसके द्वारा की गई बिजनेस एक्टिविटीज़ द्वारा को ही वो आगे परफॉर्म करती है। ठीक है, तो यूजली अ ब्रांच इज लोकेटेड अवे फ्रॉम द हेड ऑफिस। जाहिर है कि ज़्यादातर क्या होता है कि जो ब्रांच है वो हेड ऑफिस से थोड़ा दूर ही होती है, उसे किसी दूसरे शहर में हो सकती है और टाउन से, उसी टाउन में थोड़े डिस्टेंस के बाद हो सकती है, क्योंकि हर जगह पे ऑफिस हेड ऑफिस वाला ही नहीं कंट्रोल कर सकता। तो उसको क्या करते हैं, एक तरह का डिसेंट्रलाइज भी कह सकते हैं कि वो हर जगह अपना एक ऑफिस खोल देते हैं हर टाउन में। ठीक है जी, अपना एक अलग ऑफिस खोल देते हैं और वहाँ से वो ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम इट इज़ कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड एज पर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द हेड ऑफिस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्रोल और मैनेज हेड ऑफिस द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है गाइज, चलिए फॉर एग्जाम्पल एसबीआई इज हैविंग ब्रांचेस ऑल ओवर कंट्री इंक्लूडिंग फॉरेन कंट्रीज। तो जैसे फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसकी सारे देश में शाखाएं हैं, फॉरेन कंट्रीज में भी शाखाएं हैं। सिमिलरली बाटा इज हैविंग ब्रांचेस ऑलमोस्ट इन ऑल सिटीज ऑफ द कंट्री, राइट गाइज। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट क्या है, अ ब्रांच ऑफिस इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस एनी इस्टेब्लिशमेंट। वो कोई भी एक ऐसा संस्थान हो सकता है डिस्क्राइब्ड एज ए ब्रांच बाय द कंपनी कैरिंग ऑन ईदर द सेम और दैट कैरिड ऑन बाय द हेड ऑफिस of the company engaged in any production, processing or manufacture in excluding those specified in any order by the central government। तो ब्रांच एक वो शाखा होगी कंपनी की जो कंपनी में ने उसको डिस्क्राइब किया है, या वो सारे काम को करेगा या उसके जैसे काम को करेगा जो कि उसका हेड ऑफिस करता है। ठीक है, या वो कोई भी ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा, एक्सक्लूडिंग दोज जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक्सक्लूड किया हुआ है इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए। ठीक है जी, तो उसके अलावा वो सारी चीज़ें कंपनी अकाउंट के अकॉर्डिंगली वो ब्रांच कहलाएगी। ठीक है जी, ओके। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच। सो गाइज, क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रांच में है एन इंडिपेंडेंट ब्रांच कीप्स कंट्रोल complete record for all the accounting transactions at the location of the branch itself। जो एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है ना, वो अपना कंप्लीट रिकॉर्ड खुद मेंटेन करती है। ठीक है, कहाँ पे, जहाँ पे उनका ऑफिस है। से अगर उसका ऑफिस मुंबई में है, दिल्ली में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है, तो वो जिस जगह पे वो लोकेटेड है ब्रांच, वो अपना अकाउंट खुद मेंटेन करती है। और एक डिपेंडेंट ब्रांच जो है डजंट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड फॉर ऑल द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन एट द लोकेशन ऑफ द ब्रांच। तो जिसका नाम ही डिपेंडेंट ब्रांच है वो कंप्लीट रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। द हेड ऑफिस मेंटेन कंप्लीट अकाउंट्स ऑफ सच ब्रांचेस। और हेड ऑफिस उसके सारे अकाउंट्स को मेंटेन करता है ब्रांच के, टू कीप वॉच ऑन द एक्टिविटीज़ कैरिड आउट एट द ब्रांच लेवल, और ताकि वो ब्रांच लेवल पे होने वाली सारी एक्टिविटीज़ पे नज़र रख सके। So the branch keeps only essential records like stock register, rough petty cash book, customers account for recovery purpose etc. and correspondence with head office। ये चीज़ें ब्रांच मेंटेन करता है और अल्टीमेटली जो पूरी अकाउंटिंग है वो कहाँ की जाती है, हेड ऑफिस द्वारा ही की जाती है।
द पॉपुलर ऑप्शन इन द प्रैक्टिस टू कीप अकाउंट्स फॉर सच डिपेंडेंट ब्रांचेज आर एज। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे हम दो तरीके की ब्रांचेस की बात करेंगे। पहला है डोमेस्टिक होम, जिसको और इनलैंड बिजनेस भी कह सकते हैं, और उसके बाद दूसरा टाइप क्या आ सकता है, फॉरेन ब्रांचेस। ठीक है जी। तो अभी हम पहले बात करेंगे इसमें डोमेस्टिक ब्रांचेस की। उसमें आती हैं एक डिपेंडेंट ब्रांचेस, एक आती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस। तो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको ये जो डिपेंडेंट ब्रांचेस हैं उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझाऊंगा। तो इसका मतलब आज जो मेरी वीडियो है पर्टिकुलरली ब्रांच के मीनिंग और इसके डेफिनेशंस के बाद इसके टॉपिक को क्लियर किया जाएगा थ्योरेटिकल पोर्शन में, डिपेंडेंट ब्रांच को। इंडिपेंडेंट ब्रांच ये सेकंड जो है, ये मैं इसको आपको सेकंड वीडियो में कराऊंगा, और ये फॉरेन ब्रांच भी नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। राइट गाइस, तो चलिए अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग सिस्टम ऑप्शन कौन कौन से फॉलो कर सकते हैं हम। जो डिपेंडेंट ब्रांच है, डिपेंडेंट ब्रांच में 3 तरीके के अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो हो सकते हैं। पहला है डेटर सिस्टम, दूसरा स्टॉक एंड डेटर, एंड तीसरा फाइनल अकाउंट्स। राइट गाइस, चलिए तो अब हम आगे बात करते हैं। पहला कौन सा है, डेटर सिस्टम। तो डेटर सिस्टम डोमेस्टिक ब्रांचेस में डिपेंडेंट ब्रांच द्वारा किया जाने वाला वो कैसे मेंटेन करते हैं सिस्टम अकाउंटिंग, उसको फॉलो करते हैं। तो उसमें भी गाइज अब 2 तरीके आ जाएंगे। एक डेटर सिस्टम में एक होता है गुड्स एट कॉस्ट प्राइस, मतलब 100 रुपये की चीज़ है, वो 100 रुपये पे ही आप उसको फॉरवर्ड कर रहे हो। किसको फॉरवर्ड कर रहे हो, ब्रांच को। तो जो प्राइस पे हम उसको फॉरवर्ड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस। आपको पता है ना, इनवॉइस प्राइस। तो ये सेम होता है, कॉस्ट प्राइस पे ही जाता है, कॉस्ट प्राइस पे ही इनवॉइस प्राइस जाएगा ब्रांच को। और इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस क्या एंट्रीज आएंगी या क्या मेथड अडॉप्ट किया जाएगा उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अब। यूजली दिस मेथड इज अप्लाइड फॉर स्मॉल स्केल बिजनेस एक्टिविटीज। द एचओ मेंटेन्स सेपरेट अकाउंट्स फॉर ईच ब्रांच टू नो द प्रॉफिट अर्नड, लॉस इंकर्ड बाय अ पर्टिकुलर ब्रांच। ओके गाइस, द कंसेप्ट इज सिमिलर टू द कंसाइनमेंट अकाउंट। जो कंसेप्ट है वो सिमिलर है कंसाइनमेंट अकाउंट जैसी है। ठीक है, ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, माइंड इट, क्योंकि ये P&L अकाउंट जैसा ही है। फाइनली इट शोज द प्रॉफिट अर्नड एंड लॉस सफर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द पर्टिकुलर ब्रांच, क्योंकि ये उस पर्टिकुलर ब्रांच का एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट या लॉस ही तो बताता है। तो इसलिए ये कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, मीन्स अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। ओके, अब हम आगे बात करेंगे। थ्रू आउट द अकाउंटिंग पीरियड दिस लेजर अकाउंट ऑपरेट्स लाइक अ रियलाइजेशन अकाउंट इन केस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। तो इसमें वो आपको वो रिफ्लेक्शन मिलेगी जैसा कि रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। ओके जी, तो इसका एक जो ब्रॉडर फ्रेम है वो ब्रांच अकाउंट का, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा, पहले तो आएगा टू एसेट्स। एसेट्स में ओपनिंग बैलेंस, तो क्वाइट ऑब्वियस यहाँ पे क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस। ये ओपनिंग बैलेंस में आपका ये कैश स्टॉक, ठीक है जी, बाय हेड ऑफिस टू दिस ब्रांच, बाय अदर ब्रांच, हेड ऑफिस टू ब्रांच, ये सारा गुड्स कैश रिसीव्ड बाय दिस ब्रांच, हेड ऑफिस सप्लायर्स द्वारा, ये सारा कुछ डेबिट में आएगा। ठीक है, टू ब्रांच की लाइबिलिटीज क्लोजिंग ये बैलेंस आ गया एट द एंड। ठीक है जी, उसी तरीके से बाय ऑल बेनिफिट्स जो ब्रांच से मिले हैं हमें हेड ऑफिस को, कैश या कैश के इक्विवेलेंट डायरेक्टली टू हेड ऑफिस वाया अनदर ब्रांच टू हेड ऑफिस, गुड्स एंड कैश सप्लाई टू हेड ऑफिस सप्लायर। ठीक है, ब्रांच की एसेट्स ये क्लोजिंग आ जाएंगी। ये यहाँ यदि ओपनिंग था तो यहाँ क्लोजिंग आ जाएगा। ओके, तो ये क्लोजिंग आपकी लाइबिलिटीज यहाँ आ गई। ओके, एट द एंड प्रॉफिट या लॉस, इस तरफ आएगा तो लॉस होगा, इस तरफ आएगा तो प्रॉफिट आएगा, और ये क्या आएगा, और दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। राइट गाइज, दोनों चीजें एक साथ नहीं आ सकती। तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। रीवैल्यूएशन मेथड टू डिराइव डेप्रिसिएशन इज बीइंग अप्लाइड फॉर अंडर दिस मेथड। ओपनिंग बैलेंस में हम क्या करेंगे, परचेजेस ऐड कर देंगे और क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो इस मेथड को हम रीवैल्यूएशन मेथड भी बोलते हैं कि ये एसेट्स की डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने का तरीका अपनाया जाता है ब्रांच अकाउंटिंग में। सिमिलरली ऑल एसेट्स प्रोवाइडेड टू ब्रांच आर शोन एज ए डेबिट फॉर एक्सपेंडिचर। जितनी भी ब्रांच को हमने एसेट्स प्रोवाइड करी हैं वो डेबिट करके दिखाई जाती हैं एज एन एक्सपेंडिचर। दिस अमाउंट इज बी कंपेयर्ड एट द एंड, और ये अमाउंट एट द एंड कंपेयर किया जाता है विद एसेट्स रिटर्न्ड बाय द ब्रांच, और साथ में वो एसेट्स भी इंक्लूड कर ली जाती हैं। ठीक है, जो एसेट्स ब्रांच ने हमें रिटर्न की हैं, और
उसमें क्लोजिंग बैलेंस को माइनस कर दिया जाता है फिर। देयरफॉर सेपरेट एंट्रीज आर नॉट पास्ड बाय द हेड ऑफिस, और इसलिए उनकी कोई सेपरेट एंट्री पास नहीं की जाती। किसकी? पहला, लॉस ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट और एट ब्रांच। सच लॉसेज गेट बुक्ड इनडायरेक्टली और ऑटोमेटिकली बाय क्रेडिटिंग द एक्चुअल स्टॉक एट द ईयर एंड। देखो ना, जितना आपने ओपनिंग यहाँ लिया, सपोज ओपनिंग आपका 1500 था किसी भी स्टॉक का, क्लोजिंग स्टॉक आपका जो एसेट के फॉर्म में ही है 800 का रह गया, तो चाहे वो लॉस हुआ, चाहे कुछ भी बिका या नहीं बिका, तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ लॉस कंसिडर हो गया ना। आपको अलग से उसका लॉस कैरी फॉरवर्ड यहाँ दिखाने की अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती। ओपनिंग हमारे पास इतना था, क्लोजिंग इतना था, जो भी लॉस हुआ वो अपने आप टेकन फॉर केयर हो गया, ठीक है जी, अपने आप उसमें आ गया वो, तो इसलिए उसको अलग से कोई कैलकुलेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। सो मूवमेंट इन ब्रांच डेटर, मूवमेंट कैसे होती है? सेल्स के फॉर्म में, गुड रिटर्न टू ब्रांच बाय ब्रांच कस्टमर्स, बैड डेट्स, बिल रिसीवेबल, डिस्काउंट अलाउड एटसेट्रा। तो ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय द ब्रांच इज नॉट पेड बाय हेड ऑफिस, ठीक है, वो किसके द्वारा पे किए जाते हैं? पेड बाय ब्रांच। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट यूज बाय द ब्रांच, ठीक है ये। और उसके बाद फोर्थ पॉइंट है नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू लॉस ऑफ वेट, इवेपोरेशन एक्सेट्रा। सच अ लॉस गेट इनडायरेक्टली डेबिटेड सिंस वी आर क्रेडिटेड टू द ब्रांच अकाउंट, और ये अपने आप ही इनडायरेक्ट ही डेबिट कर दिया जाता है जब हम उसको क्रेडिट करते हैं ब्रांच अकाउंट को। द एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस्ड बाय सच नॉर्मल लॉस, और मैंने आपको बता ही दिया कि एक्चुअल क्लोजिंग स्टॉक तो अपने ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो ही जाएगा जब हम उसको क्लोजिंग स्टॉक को ही फिगर में दिखाएंगे फाइनल फिगर में, तो अपने आप नॉर्मल लॉस भी नज़र उसी में ही कवर हो गया। हाँ, अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस। ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड ड्यू टू फायर एटसेट्रा, इसमें आएगा एबनॉर्मल लॉस टू ब्रांच अकाउंट। मान लीजिए लॉस कितने का हुआ? 1 लाख का एबनॉर्मल लॉस, ठीक है। उसके बाद जर्नल P&L में अगर मान लो इंश्योरेंस क्लेम हमें 60,000 का मिला, तो लॉस कितने में चला जाएगा? 40,000 का। एबनॉर्मल लॉस को हम फिर क्रेडिट कर देते हैं 1 लाख से, और जनरल P&L में ये जो लॉस है वो कितने का जाएगा? 40,000 का, बिकॉज क्लेम हमें कितना मिला है? सिर्फ 60,000 का। राइट हो गाइज? चलिए, तो अब हम बात करते हैं आगे। सच एंट्रीज इंश्योर्स दैट द ब्रांच अकाउंट शोज फेयर प्रॉफिट अंडर यूजुअल कंडीशंस, मतलब नॉर्मल कंडीशन में ऐसे दिखाते हैं। दस प्रॉफिट शोन बाय द ब्रांच अकाउंट इज नॉट अफेक्टेड बाय एबनॉर्मल फैक्टर्स, ताकि जो ब्रांच का प्रॉफिट है या ब्रांच का जो भी हिसाब किताब है वो एबनॉर्मल फैक्टर्स की वजह से प्रभावित ना हो, अफेक्ट ना हो उस पर कोई, ठीक है। एबनॉर्मल लॉस अपीयर इन द जनरल P&L, और जो एबनॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस है या एबनॉर्मल लॉस है वो प्रॉफिट जनरल प्रॉफिट एंड लॉस में ही शो किया जाएगा, ठीक है जी। राइट गाइस? चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसकी जर्नल एंट्रीज की। यस, डेटर मेथड्स की जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी जब हम गुड्स एट कॉस्ट प्राइस पे कंसिडर करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ठीक है जी, माइंड इट, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस डेटर मेथड जब गुड्स सेंड की जाएंगी एट कॉस्ट प्राइस। ओके, तो ओपनिंग बैलेंस क्या है इसका? ब्रांच एसेट्स, सबसे पहले ब्रांच एसेट्स जाएंगी, तो उसमें आएगा ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू एसेट्स अकाउंट। ओके, और बाय ब्रांच लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, जैसे कि यहाँ मैंने आपको बताया भी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप ओपनिंग बैलेंस लाइबिलिटी का भी लिख सकते हो, ठीक है, बाय लायबिलिटीज करके यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस। ओके, तो ये आ गया लायबिलिटीज अकाउंट टू ब्रांच अकाउंट। उसके बाद आउटवर्ड फ्लो ऑफ गुड्स रिटर्न बाय, सो दिस ब्रांच टू हेड ऑफिस से भी हो सकता है, दिस ब्रांच टू अनदर ब्रांच को भी जा सकती हैं, दिस ब्रांच टू कस्टमर डायरेक्टली भी जा सकती हैं। तो उसको क्या करेंगे? गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, ठीक है। आउटफ्लो जब किसी भी वजह से यदि होगा, ठीक है, ब्रांच से हेड ऑफिस जा रहा है, ब्रांच से दूसरी ब्रांच को जा रहा है, एक ब्रांच से मतलब जिस ब्रांच की बुक्स बन रही है उसके अलावा वो किसी और दूसरी ब्रांच को भी बेच सकते हैं बुक्स, सामान। तो ब्रांच कस्टमर्स को भी डायरेक्टली जब सेल करती है तो उसमें क्या एंट्री आएगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। राइट गाइस? चलिए अब हम आगे बात करते हैं थर्ड की। जब कैश और बैंक की रेमिटेंसेस होती है तो कैश मतलब एक्सपेंसेस के लिए, ब्रांच एक्सपेंसेस के लिए HO पेड डायरेक्टली, HO रिमिटेड कैश, HO पेड टू ब्रांच सप्लायर्स, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा? ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और कैश या बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनदर ब्रांच। जब कैश हम किसी दूसरी ब्रांच से रिसीव करते हैं तो क्या होता है? ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू अनदर ब्रांच अकाउंट।
branch account debited to another branch account. और C, branch collected directly from head office debtor. branch collected डायरेक्टली फ्रॉम हेड ऑफिस डायरेक्ट डेटर से जब कलेक्ट कर लेती है तो क्या एंट्री आएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू एचओ डेटर्स, राइट हो, ओके। अब हम तीसरी इसकी एंट्री करेंगे टू हेड ऑफिस की, क्या होगी, ब्रांच या ब्रांच डेटर रेमिट टू हेड ऑफिस। जब ब्रांच या ब्रांच के डेटर्स हेड ऑफिस को सीधा पैसा भेज देते हैं तब एंट्री आएगी कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच पेड डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस क्रेडिटर, और यदि ब्रांच डायरेक्ट हेड ऑफिस के किसी क्रेडिटर को पेमेंट दिखानी हो तो वो क्या एंट्री आएगी, हेड ऑफिस क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, राइट गाइस। चलिए ये एंट्रीज आप याद कर लेना, मैं इसीलिए नोट्स के फॉर्म में आपको बता रहा हूं ताकि आपको नोट्स बनाने में भी आसानी रहे। सो दिस ब्रांच सेंड्स कैश टू अनदर ब्रांच, दिस ब्रांच सेंड्स कैश टू अनदर ब्रांच, अदर ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। और उसके बाद डी एंट्री क्या आएगी, रेमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय एचओ, भेज दिया पर अभी तक एचओ को पैसा मिला नहीं है, तो उसकी एंट्री कैसे शो करेंगे, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। उसके बाद है गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, जो ब्रांच को सेंड की जाएगी बुक्स गुड्स, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, बैलेंस ट्रांसफर का। सो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस और ट्रेडिंग अकाउंट, या परचेज अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा या ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। उसका कारण है यदि ट्रेडिंग कंपनी है तो परचेज अकाउंट में दिखाएंगे, और यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ट्रेडिंग अकाउंट को दिखाएंगे, ठीक है। ट्रेडिंग कंपनी के केस में परचेज अकाउंट आएगा और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के केस में ट्रेडिंग अकाउंट को ट्रांसफर किया जाएगा। उसके बाद है क्लोजिंग बैलेंस। तो गाइस क्लोजिंग बैलेंस अपीयर्स इन द एचओ बैलेंस शीट, इसमें आएगा फॉर एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, और फॉर लायबिलिटीज ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू लायबिलिटीज अकाउंट, राइट हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसकी नेक्स्ट एंट्री है, यदि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा तो क्या एंट्रीज होगी। गाइस प्रॉफिट या लॉस के लिए दोनों में से एक ही होता है, मैंने जैसे आपको बताया, तो वो ब्रांच अकाउंट को डेबिट करेंगे टू जर्नल P&L या जर्नल P&L अकाउंट डेबिट करेंगे टू ब्रांच अकाउंट, ये दोनों की जनरल एंट्री होगी। और अब ये रहा इसके बाद पूरा ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये वो सारी जनरल एंट्रीज की पोस्टिंग है जो हमने ऊपर सीखा है। सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जितनी भी एसेट मैक्सिमम हो सकती हैं वो यहाँ आ जाएंगी, ठीक है। फिर वो गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, पहली एंट्री ये, दूसरी आप इसको मान लो, ठीक है जी, कि जो गुड सेंड टू ब्रांच किया फ्रॉम हेड ऑफिस अदर ब्रांच सप्लायर से, या जो कैश मिला है एचओ से टू अदर ब्रांचेस से, हेड ऑफिस डेटर से, ठीक है, टू बैलेंस कैरी डाउन करके जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा लाइबिलिटीज़ का, ये प्रॉफिट आ जाएगा, ओके। और दूसरी तरफ ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लाइबिलिटीज़ का इस तरफ आता है, आपको पता है, गुड्स इन ट्रांजिट यहाँ आएगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट में ये सारी चीज़ें ब्रांच से हैं, ब्रांच डेटर से, अदर ब्रांच से, कैश अगर जो पे किया है हेड ऑफिस के क्रेडिटर्स को यदि पे किया है, अदर ब्रांच को पे किया है, कैश इन ट्रांजिट है, और ये क्लोजिंग बैलेंस है एसेट्स का, और जर्नल P&L में ये लॉस। अगेन ये दोनों चीज़ें इकट्ठी कभी नहीं आएंगी, ये प्रॉफिट यहाँ लॉस ही रहेगा, राइट गाइस, ओके। चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट डेटर मेथड का ही दूसरा जो पार्ट है, इनवॉइस प्राइस मेथड। मतलब अब गुड्स इनवॉइस प्राइस पे जाएगा। सीपी अगर आपका 100 रुपया है तो आप उनको नहीं बता रहे, आप आईपी ज़्यादा वैल्यू पे डाल के भेज रहे हो, मान लो 125 रुपये, आप उसको इंक्लूड प्रॉफिट अपना इंक्लूड करके भेज रहे हो, आप ब्रांच को नहीं बताना चाह रहे कि उनका आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या है, ताकि वो आपका प्रॉफिट मार्जिन ना देख पाए। So when HO dispatches goods at cost price, the branch can easily find out the profit earned by HO against such dispatches by deducting cost price from the sale realized। ठीक है ना, जब कॉस्ट प्राइस पे होता है 100 रुपये की चीज़ जब वो बेच रहे थे तो उनका सेल प्राइस 150 रुपये, तो उनको तो पता चल ही रहा है कि उनका 50 रुपये मार्जिन हो रहा है, एक्सपेंसेस निकाल के कितना मार्जिन बच रहा है। बट जब HO कैन एड सर्टेन परसेंटेज ऑन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ द टू द कॉस्ट प्राइस सो दैट प्रॉफिट इज नॉट डिस्क्लोज टू द ब्रांच, और इस केस में जब ब्रांच को सामान भेजने से पहले ही कुछ पैसा हम ऐड कर लेते हैं ताकि उनको एग्जैक्ट प्रॉफिट ब्रांच को ना पता चल सके कि हमारा क्या प्रॉफिट है। द प्राइस एट विच गुड्स आर इनवॉइस्ड इज कॉल्ड लोडेड प्राइस। तो इसमें जब प्राइस इंक्लूड करके ऐड करके इनहेंस करके बेचा जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, लोडेड प्राइस। सो प्राइस मार्कअप इज लोडेड ऑन द कॉस्ट प्राइस
ड्यू टू विच ओरिजिनल कॉस्ट गेट्स इन्फ्लेटेड. In addition to the explained in the previous method, the typical accounting treatment to deal with the profit element hidden within invoice price higher than कॉस्ट प्राइस इज एज एंटर. उसमें अनलोडिंग कैसे निकालेंगे, अनलोडिंग इन ओपनिंग स्टॉक में कैसे आएगा, स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट. ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड अबव कॉस्ट प्राइस, हैंस द हिडन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इज केप्ट इन स्टॉक रिजर्व. और वो हिडन जो प्रॉफिट है वो कहाँ शो किया जाएगा गाइस, स्टॉक रिजर्व में. ठीक है जी, समझ लग गया ना बेटा आपको. चलिए अब हम आगे बात करते हैं अनलोडिंग फ्रॉम द गुड्स सेंट टू ब्रांच. अनलोडिंग फ्रॉम द गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो ये आ जाएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच. डिस्पैचेस इंक्लूड प्रॉफिट विच इज नॉट येट रियलाइज्ड, देयरफॉर रिवर्सल ऑफ गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. ओके, अनलोडिंग. Unloading from closing stock, branch account debited to stock reserve. Closing stock is revalued above cost price, hence the hidden realized profit is retained in the stock reserve. ओके, तो ये उसको हमें दिखाना होता है क्योंकि ये बिका नहीं है ना अभी, तो इसमें से फिर प्रॉफिट को हमें अलग करके दिखाना होता है. ओके बेटा, चले. मार्कअप loaded on the cost price or included in the invoice price computation. HO may add certain percentage या fixed amount to the cost price to disclose the invoice price if, पहला केस है A, if the cost price is available in the problem, direct calculation is possible. उसकी direct calculation हम कैसे कर सकते हैं बेटे, उसकी जो direct calculation है उसकी मैंने एक एग्जाम्पल बनाई है. ये लोडिंग और ये सीपी है और ये इनवॉइस प्राइस है. लोड कितना किया हुआ है, सीपी पे आपने 20% ऐड किया हुआ है. तो मान लीजिए सीपी आपको गिवन है कितना, 50,000. ठीक है जी, तो इनवॉइस प्राइस कैसे आएगा, 50,000 में 50,000 का 20% ऐड कर लो. 50,000 में 20% 50,000 का ऐड कर लो तो 60,000 बन जाएगा. और दूसरे केस में आपके पास इनवॉइस प्राइस गिवन है, ये केस नंबर 1 है और ये केस नंबर 2 है. इनवॉइस प्राइस में आपका कितना गिवन है, 60,000. ठीक है गाइस, तो आपको सीपी निकालना है. ठीक है, तो इस केस में कैसे आ जाएगा, 20% ऑन आईपी, 20% ऑन आईपी. तो आईपी यहाँ पे आपका कितना है, 60,000. ठीक है, तो 20% निकाल के वो 72,000 हो गया. राइट हो, चलिए समझ लग गया बेटा आपको. चलो अब हम आगे बात करते हैं 13 नंबर. आगे है बी, इफ द सीपी इज अवेलेबल इन द प्रॉब्लम. अगर सीपी अवेलेबल है प्रॉब्लम में बट लोडिंग ऑन परसेंटेज ऑफ द इनवॉइस प्राइस. फॉर एग्जांपल पहले वो कह रहा है 10% ऑफ आईपी इनवॉइस प्राइस, तो 10% मतलब 1/10 ऑफ आईपी. जब वो 1/10 ऑफ आईपी है तो वो 1/9 ऑफ सीपी हो जाएगा. ये फॉर्मूले आपको फंडामेंटली याद रखने पड़ेंगे. ये फॉर्मूले जो होते हैं ये मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, तो गाइज इसको आपको याद रखना पड़ेगा. 10% ऑफ आईपी वो कितना आ गया, फॉर एग्जांपल कॉस्ट प्राइस यहाँ पे हमारे पास एक मैंने बेस ले लिया 90,000, तो फिर 1/9 कितना आ जाएगा, 1/9 कितना आ जाएगा बेटे, 10,000. ठीक है जी, 10,000 आ जाएगा. तो ये क्या आ गया, 1 लाख बन जाएगा आईपी. और अगर 20% ऑफ आईपी है, मतलब 1/5 है, 1/5 ऑफ आईपी है, तो वो 1/4 ऑफ सीपी हो जाएगा. आप इस वीडियो को जो पर्टिकुलर ये पोर्शन है, आप इसको स्लो करके पॉज करके, ठीक है, आप उस तरीके से अपनी पूरी कैलकुलेशन जो मैंने की है उसको अंडरस्टैंड करिए. जब तक इसको आप नहीं बार बार करोगे खुद आपको नहीं पता चलेगा. ठीक है, तो 1/5 ऑफ आईपी है तो वो 1/4 ऑफ सीपी हो जाता है. उसके बाद तीसरे केस में 25% ऑफ आईपी, दैट इज 1/4 ऑफ आईपी है तो 1/3 ऑफ सीपी हो जाएगा. तो फिर उसका 90,000 का 1/3 निकाल के उसमें ऐड कर दो सीपी में. ठीक है, उसी तरीके से अगर 1/3 ऑफ आईपी है, 33.33% है यदि, तो 1/3 ऑफ आईपी है तो हाफ ऑफ सीपी हो जाएगा, हाफ ऑफ सीपी हो जाएगा. तो वो सीपी का हाफ कितना 45,000 है, 90,000 में फिर ये आप अपना लोडिंग ऐड कर दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस में लोडिंग ऐड होगी तभी आईपी बनेगा ना गाइस. ठीक है, उसके बाद 50% ऑफ आईपी दैट इज हाफ, तो ये कितना आ गया 100% ऑफ सीपी.
ये तो रिवर्स करके भी आ सकता है ना उसका। तो 90,000 में 90,000 ऐड कर दिया सीपी में, तो ये आपका ये बन जाएगा। ठीक है गाइस। और उसी तरीके से नेक्स्ट जो है हमारा, इफ सीपी प्राइस इनवॉइस प्राइस इज इन द प्रॉब्लम बट लोडिंग इज परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। हाँ, अब इस केस में कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। इस केस में हमें क्या करना है गाइस, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। ठीक है, तो इस केस में कॉस्ट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो आईपी कितना है, आईपी वो कितना कह रहा है 3,30,000, दैट इज 10% ऑफ सीपी, दैट इज 10% ऑफ सीपी। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब इसका क्या हुआ 1/11 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 1/11 30%, और ये 3 लाख आ गया। और इसका वो क्या कह रहा है 1/5 ऑफ सीपी, दैट इज 1/6 ऑफ आईपी, 1/6 ऑफ आईपी आ जाएगा। तो अब इस केस में 3,30,000 में से 3,30,000 में से आपको कितना माइनस कर देना है 55,000, तो 2,75,000 आ गया। ठीक है जी। और उसी तरीके से यदि आप यहाँ पे देख रहे हो 25% ऑफ सीपी, 1/4 ऑफ सीपी, दैट इज 1/5 ऑफ आईपी, तो इसका कितना बना 66,000, ये कितना बना 66,000। तो यहाँ 3,30,000 को 5 से डिवाइड कर दो तो लोडिंग कितना आ गया आपका 66,000। तो अब 66,000 को किस में से माइनस कर देना आपको 3,30,000 में से। ये मैं आपको करके बता देता हूँ, 3,30,000 में से 66,000 माइनस कर दिया तो आपका सीपी कितना आ गया 2,64,000, 2,64,000। उसी तरीके से 1/3 ऑफ, जैसे ये है 33% ऑफ आईपी ऑफ सीपी, 1/3 ऑफ सीपी दैट इज 1/4 ऑफ आईपी, तो इसका कितना आ गया 1/4 आ गया 82,500, 3,30,000 बटे 4, 82,500, और ये किस में से माइनस होगा 3,30,000 में से। ठीक है जी, 2,47,500, 2,47,500। ठीक है गाइस। उसके बाद अब ये क्या कह रहा है वो 50% ऑफ आईपी, 50% ऑफ आईपी दैट इज सॉरी सीपी। ओके, 50% ऑफ सीपी दैट इज 1/3 ऑफ आईपी, 3,30,000, तो ये आ गया 1,10,000। तो ये 3,30,000 में से जब ये माइनस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 3,30,000 माइनस 1,10,000, तो ये आ जाएगा 2,20,000। ये कितना बन जाएगा 2,20,000। तो गाइज ये 3 कैलकुलेशन मैंने इसलिए आपको करके दिखाई ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि किस तरीके से ऐसी फिगर्स को हमें कैलकुलेट करना होता है। ठीक है गाइज, चलिए अब उसके बाद हम बात करेंगे आगे आउटवर्ड फ्लो ऑफ रिटर्न गुड्स कैसे होगा। ए, यदि ब्रांच टू हेड ऑफिस है, ब्रांच कस्टमर्स टू हेड ऑफिस डायरेक्टली है, दिस ब्रांच टू अनदर ब्रांच है। ठीक है, उसमें क्या एंट्री आएगी गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, और आगे फिर वही एंट्री रहेगी कैश बैंक टू रेमिटेंसेस की। अगर फ्रॉम हेड ऑफिस से आए हैं एक्सपेंसेस के लिए, एचओ ने डायरेक्टली पे किए हैं, एचओ ने रेमिट किया है कैश को, एचओ ने पेड किया है, एचओ मतलब हेड ऑफिस ने पेड किया है ब्रांच सप्लायर्स को। ठीक है, तो ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू कैश एंड बैंक अकाउंट आ जाएगा। और बी में क्या है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अनदर ब्रांच, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू अनदर ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो ब्रांच कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द एचओ डेटर, तो ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू एचओ डेटर्स अकाउंट। ठीक है बच्चे, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसकी नेक्स्ट एंट्रीज की। तो नेक्स्ट एंट्रीज क्या है टू एचओ। ठीक है, ये हमने कौन सा किया था, ये कौन सा करें बेटा कैश बैंक रेमिटेंसेस फ्रॉम एचओ। अब ये एचओ को पैसे वो भेज रहे हैं ना, एचओ को पैसे आ रहे हैं वापस मतलब, तो ब्रांच और ब्रांच डेटर्स रेमिट टू हेड ऑफिस, तो कैश आ जाएगा ब्रांच अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ब्रांच पेड डायरेक्टली टू द हेड ऑफिस के क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो एचओ क्रेडिटर्स टू ब्रांच आ जाएगा। उसके बाद दिस ब्रांच सेंड कैश टू अदर ब्रांचेस, तो अदर ब्रांचेस टू ब्रांच हो जाएगा। ठीक है, रेमिटेड बट नॉट रिसीव्ड बाय एचओ, कैश इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा। और उसके बाद गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट, यदि ट्रेडिंग कंपनी है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और यदि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। किससे क्रेडिट किसको करेंगे, जाहिर है टू गुड सेंड टू ब्रांच अकाउंट को ही। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके
यस। फिफ्थ में क्लोजिंग बैलेंसेस को कैसे अपेयर किया जाएगा हेड ऑफिस की बैलेंस शीट में, वो बुक्स में कैसे एंट्री करेंगे जर्नल में। ब्रांच एसेट्स के लिए एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट, और बी ब्रांच लाइबिलिटीज को कैसे शो करेंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है जी। और उसके बाद लोडिंग ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को कैसे दिखाएंगे, ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व। ठीक है गाइस। और उसके बाद प्रॉफिट या लॉस की क्या एंट्री आएगी, प्रॉफिट या लॉस की जो एंट्री आएगी वो क्या आएगी, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक ही होगा ना, दोनों तो इकट्ठे हो नहीं सकते। तो प्रॉफिट होगा तो आएगा ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट जी। और यदि लॉस हुआ तो जर्नल P&L अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच अकाउंट। राइट गाइस, चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे। वो क्या आ रहा है कि नोट इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स सिमिलर पैटर्न कुड बी यूज फॉर अनलोडिंग द प्रॉफिट एलिमेंट, कि एबनॉर्मल लॉसेस के केस में भी हम वही सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे कि पहले कर रहे हैं एबनॉर्मल लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी, उसमें कुछ अलग से नहीं होगा। ठीक है, इफ वी रिकॉर्ड दीज एंट्रीज विद जीरो प्रॉफिट एलिमेंट एट इनवॉइस प्राइस देन देयर इज नो नीड टू अनलोड एनी प्रॉफिट। यदि हमने जीरो प्रॉफिट पे किया हो फिर तब तो उसको अलग से दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन दैट केस दीज फॉर्मेट्स आर सेम, वो फॉर्मेट वैसा ही रहेगा जैसा कि गुड्स एट कॉस्ट प्राइस का था। ठीक है गाइस। तो चलिए गाइस, अब हमने ये वाला मेथड, ये मैं एक बार चार्ट आपको दोबारा दिखा दूं, ये मेथड हमने कर लिया है। ठीक है, डेटर मेथड दो तरीके से आ गया, एक आ गया आपका कॉस्ट प्राइस वाला और दूसरा इनवॉइस प्राइस वाला। अब हम दूसरा मेथड करेंगे स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, इस मेथड को समझते हैं। स्टॉक एंड डेटर मेथड को हमने इसलिए अपनाया, इसलिए इसको मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि डेटर मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो क्या है, इन केस ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन एट द ब्रांच इट इज डिफिकल्ट फॉर द एचओ टू कीप अ कंट्रोल थ्रू द सिंगल अकाउंट अंडर डेटर मेथड। ठीक है, देयरफॉर हेड ऑफिस डजंट गेट एनी आइडिया अबाउट द एग्जैक्ट मूवमेंट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, या उसकी आइटम्स की कोई उसको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती जब ब्रांच का साइज बड़ा हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ मैं आपको एक छोटा सा चार्ट बना के समझाता हूँ, तब आपको पता चलेगा कि दो तरह का बिजनेस हो सकता है। एक है स्मॉल स्केल जहां ट्रांजैक्शंस आर लिमिटेड, ठीक है, स्मॉल स्केल बिजनेस है या ट्रांजैक्शन का स्मॉल साइज लिमिटेड है, दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है। तो उस केस में कौन सा मेथड फॉलो करेंगे, डेटर मेथड फॉलो करेंगे। राइट गाइस। और डेटर मेथड के आगे फिर दो हो सकते हैं, एक कॉस्ट प्राइस और एक इनवॉइस प्राइस। और यदि लार्ज स्केल बिजनेस है या ट्रांजैक्शंस का साइज बड़ा है, ट्रांजैक्शंस आर मोर इन नंबर। ठीक है जी, तो उस केस में हम डेटर प्लस या स्टॉक प्लस डेटर वाला मेथड फॉलो करेंगे, जो अब हम अभी समझने जा रहे हैं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं जो मैं आपको, स्टॉक एंड डेटर मेथड। राइट गाइस, चलिए तो अब हम बढ़ते हैं इस पे स्टॉक एंड डेटर मेथड पे। लिमिटेशन ऑफ डेटर मेथड टू मेंटेन ब्रांच अकाउंट इन केस ऑफ लार्ज वॉल्यूम of transaction at the branch it is difficult for HO to keep a control through a single account under the debtor method and therefore HO doesn't get any idea about the exact movement of cash and bank balance branch। ठीक है, इसलिए वो फॉलो करना पड़ता है अकाउंट हेड वाइज एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट रेमिटेंसेज टू द and from head office। and in the same case in respect of the movement of the goods in stock particularly losses of normal and abnormal nature if it operate like a statement of affairs prepared in case of single entry system। ठीक है गाइस, चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसके फीचर्स क्या हैं इसके। टुगेदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एट हेड ऑफिस लेवल। ठीक है जी, हेड ऑफिस लेवल पे क्या इंफॉर्मेशन है। ठीक है जी, टू गेट टुगेदर डिटेल्ड इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग एट हेड ऑफिस लेवल फॉलोइंग लेजर्स अकाउंट आर टू बी मेंटेन्ड इन एडिशन टू द ब्रांच
account. Under this method, goods are recorded at invoice price higher than the cost price. तो जर्नल एंट्रीज कौन सी आएंगी? मूवमेंट ऑफ गुड्स की। तो मूवमेंट ऑफ गुड्स की कौन सी एंट्रीज आएंगी? पहले आएगा इनवर्ड फ्लो। इनवर्ड फ्लो में आपको पता है कि पहले तो सामान आएगा ब्रांच को, टू ब्रांच, फ्रॉम हेड ऑफिस से भी आ सकता है, अदर ब्रांचेस से भी आ सकता है, ठीक है जी, क्रेडिटर से डायरेक्टली आ सकता है, ठीक है ना गाइस, क्रेडिटर से भी डायरेक्टली आ सकता है, सप्लायर से भी आ सकता है, रिटर्न टू ब्रांच बाय कस्टमर से भी आ सकता है। तो उस केस में क्या एंट्री आएगी? ब्रांच अकाउंट को आप डेबिट करोगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, अदर ब्रांच एंड ब्रांच डेटर्स, ठीक है जी। और दूसरा आउटवर्ड फ्लो के लिए, आउटवर्ड फ्लो के लिए क्या आएगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, अदर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट, सॉरी हेड ऑफिस सप्लायर्स, ब्रांच एंड कैश अकाउंट डेबिट, ब्रांच अकाउंट डेटर्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, राइट हो। ये आउटवर्ड फ्लो के लिए एंट्री आ जाएंगी, राइट हो। बैलेंस इन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट के लिए क्या एंट्री आएगी? गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग और परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट आपको पता है ट्रेडिंग कंपनीज के लिए, और ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यूज होगा। तो अब हम इसकी बात करते हैं नेक्स्ट की, ब्रांच एडजस्टमेंट। पहले तो वो क्या था? ब्रांच स्टॉक अकाउंट। ये कौन सा है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये किसके लिए बनाया जाएगा गाइस? प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, अनलोडिंग ऑफ प्रॉफिट, दैट इज स्टॉक मूवमेंट को देखने के लिए। स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट हो जाएगा एंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। स्टॉक रिजर्व अकाउंट डेबिट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, रिजर्व अपने आप अलग हो गया। उसके बाद ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट। फिर रियलाइजेशन इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस, वो आ जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है स्टॉक लॉस सरप्लस, नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक। एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक में क्या है? ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, इंश्योरेंस कंपनी बैंक अकाउंट, जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच स्टॉक, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है? एबनॉर्मल सरप्लस इन स्टॉक कैसे दिखाएंगे? ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट इनवॉइस प्राइस पे टू जर्नल पी एंड एल कॉस्ट पे, और ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट की अनलोडिंग शो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी। ये जर्नल एंट्री बन जाएगी आपकी। और उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा बेटे? उसका रियलाइजेशन इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस। रियलाइजेशन इन एक्सेस ऑफ इनवॉइस प्राइस में ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट अनलोडिंग। और उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट लॉस टू ब्रांच ट्रांसफर टू ब्रांच पीएनएल में कैसे करेंगे? यदि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो आ जाएगा आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच पीएनएल, और यदि लॉस हुआ तो आ जाएगा ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। और उसके बाद क्या फाइंड करेंगे? ब्रांच का पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट या लॉस टू एसेट इन नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। तो उसके लिए पहले आएगा ब्रांच एक्सपेंसेस, एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड, सैलरीज रेंट अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच कैश या बैंक अकाउंट, टू हेड ऑफिस कैश या बैंक अकाउंट, टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। उसके बाद बी ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो इसमें आ जाएगा ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है जी। और नेक्स्ट क्या आएगा? नेट प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर टू ब्रांच। तो इसकी एंट्री है पहला ट्रांसफर टू जर्नल पी एंड एल। नेट प्रॉफिट की एंट्री कैसे आएगी? ब्रांच पी एंड एल अकाउंट डेबिटेड टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। और नेट लॉस के लिए जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस। रेमिटेंसेस कैश एंड चेक, मूवमेंट ऑफ कैश और फंड्स, ठीक है। उसके लिए क्या? फंड्स ट्रांसफर हेड ऑफिस टू ब्रांच के लिए क्या एंट्री आएगी? ब्रांच कैश और बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू एचओ कैश एंड बैंक अकाउंट। फंड ट्रांसफर की क्या एंट्री आएगी? ब्रांच टू हेड ऑफिस से यदि होगा, हेड ऑफिस कैश हो या बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे टू ब्रांच कैश और बैंक अकाउंट, एज द केस में भी। रसीट्स फ्रॉम ब्रांच कस्टमर्स, तो उसमें के लिए क्या आएगा? ए, अगर बिल रिसीवेबल है, कैश है या चेक रिसीव हुआ है, बिल रिसीवेबल को डेबिट करो, या कैश या बैंक को डेबिट करो, या हेड ऑफिस कैश या बैंक को डेबिट करो टू ब्रांच डेटर से। ये तो सिंपल एंट्री है, किसी जिसका भी नाम होगा उसको डेबिट कर देंगे हम। नेक्स्ट क्या है बेटे?
इसकी डिसऑनर की क्या एंट्री आएगी, डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल, तो उसकी एंट्री वही रहेगी, दोबारा वो ब्रांच डेटर बन जाएगा, टू BR और टू ब्रांच बैंक अकाउंट आ जाएगा। ठीक है जी। और अब हम आगे बात करेंगे इसके तीसरे मेथड की, और तीसरा मेथड कौन सा था हमारा, फाइनल अकाउंट मेथड। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये देखो हम इसमें क्या कर रहे थे, ये तीसरा मेथड कौन सा आगे बढ़े, फाइनल अकाउंट मेथड। ओके जी, डिपेंडेंट ब्रांच के अंडर। तो इसको अब हम बात करेंगे। इसमें फाइनल अकाउंट मेथड में हमारा क्या बनेगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें ऑल आइटम्स ऑफ मेमोरेंडम ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर कन्वर्टेड इनटू कॉस्ट प्राइस, एंड इफ द गुड्स आर इनवॉइस्ड एट ब्रांच एट सेलिंग प्राइस, ओके, कॉस्ट प्राइस पे कन्वर्ट कर दी जाएंगी यदि वो सेलिंग प्राइस पे दिखाई गई है, सिंपल। ओके, इफ द मेथड ऑफ कन्वर्टिंग इनवॉइस प्राइस कॉस्ट इज सेम एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले वो IP और CP वाले फॉर्मूले से किया ना, ये वैसे ही कैलकुलेट करेंगे। मैं एक बार वो शीट आपको दोबारा दिखा देता हूँ, वो कोई भी आपको मेथड दिया हो सकता है, आपको उसी तरीके से वो कैलकुलेट करना है। जैसे ये ना, या CP दिया होगा तो IP निकालना है, यदि IP गिवन होगा तो CP कैलकुलेट करना है, राइट गाइज। चलिए, सो द फॉर्मेट ऑफ मेमोरेंडम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस कैसे आएगा, इन द बुक्स ऑफ ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओपनिंग स्टॉक डेबिट करेंगे, ये तो आपको पता ही है, टू गुड्स रिसीव्ड बाय HO एंड एक्सपेंसेस और नेट प्रॉफिट, और इसमें सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और ये इसकी बैलेंसिंग फिगर आएगी इसकी। ये सिंपल है, ठीक है जी। और अब हम आगे इसका यहीं पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। ओके जी, तो ये हमारा हो गया डिपेंडेंट ब्रांच के मेथड्स का। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडिपेंडेंट ब्रांचेस का अकाउंटिंग स्टेटमेंट देखेंगे और फॉरेन ब्रांचेस का। तो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो को मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप अपना कमेंट मुझे एक कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए, ठीक है जी। ओके जी, डन।